नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से यूनाइटेड नेशंस सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के हितों का ख्याल रखता है। आज हम इस पर भी बात करेंगे कि आतंकवाद भी यूनाइटेड नेशंस की नजर में दो तरह का है, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, जिसके बारे में पाकिस्तान के ऊपर भी आरोप लगते रहे हैं। हम बात इस पर भी करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे कि आखिर एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को अगर आप आकर मार सकते हैं तो मसूद अजहर को क्यों आतंकवादी घोषित नहीं कर सकते, चाइना कैसे वीटो कर सकता है। बात एनएसजी की भी होगी कि जिस तरीके से अश्योर करने की कोशिश चाइना की तरफ से की गई थी, आखिर एन वक्त पर फिर से चाइना क्यों पीछे हटा है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये रिपोर्ट। चीन का दोगला चेहरा एक बार फिर सबके सामने आ गया। एक बार फिर ड्रैगन ने भारत की कोशिशों पर पानी फेर दिया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लू कांग ने भारत को एनएसजी ग्रुप में शामिल करने के सवाल पर चीन का दोगला रुख साफ कर दिया। लू कांग ने कहा कि भारत को एनएसजी में शामिल कराने की मुहिम में चीन शामिल नहीं होगा और हमारा रुख एनएसजी पर बरकरार है। गौर हो कि 48 देशों के एनएसजी ग्रुप में भारत के सदस्य बनने की कोशिश का चीन ने पहले भी विरोध किया था, जिसके बाद भारत को एनएसजी की सदस्यता नहीं मिल पाई थी। चीन ने संकेत दिया कि गैर एनपीटी देशों की सदस्यता को लेकर नियमों के ग्रुप को अंतिम रूप देने के बाद ही इस बारे में विचार किया जाएगा। मतलब साफ है कि चीन के भारत विरोधी रुख में कोई बदलाव नहीं हुआ। 11 और 12 नवंबर को वियना में एनएसजी की बैठक होने वाली है। बैठक में सभी सदस्य देश उन सभी देशों को शामिल करने पर विचार कर सकते हैं जिन्होंने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए, जिसमें भारत और पाकिस्तान का नाम शामिल है। आपको याद होगा कि मसूद अजहर को आतंकी घोषित करवाने की कोशिश को चीन ने यूएन में वीटो का इस्तेमाल कर आतंकियों की सूची में शामिल होने से बचा लिया था। उसकी हरकत से भारत के सब्र का बांध टूटने लगा है। नाराज भारत ने इसकी प्रतिक्रिया भी दे दी। यूएन में भारत के प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को कड़ी फटकार लगाई। सैयद ने मसूद अजहर पर अपनी बात करते हुए कहा कि जो संगठन पहले से आतंकी लिस्ट में है, उसके लीडर्स को आतंकी घोषित करने में 9 महीने का वक्त क्यों लग रहा है। यूएनएससी सिर्फ अपनी सियासत में मशगूल है। 31 मार्च 2016 को भारत ने मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने की मांग के साथ 1267 कमेटी को अर्जी दी थी, पर यूएनएससी के सदस्य चीन ने इस पर अपनी असहमति जताई थी, जिसके बाद मसूद अजहर आतंकियों की लिस्ट में शामिल नहीं किया जा सका था। मसूद अजहर अगर अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित हो जाता है तो उसकी भारत के खिलाफ जहर उगलने की कोशिशों पर रोक लग जाएगी। लेकिन चीन के अड़ंगे से ऐसा नहीं हो पा रहा और यह आतंकी बेखौफ होकर समय समय पर भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। आतंक पर रोक लगनी ही चाहिए, पीएम मोदी यूएन में अपील भी कर चुके हैं। यूएन की 70वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, लेकिन अभी तक यूनाइटेड नेशन टेररिज्म की डेफिनेशन नहीं कर पाया। अगर डेफिनेशन करने में इतना वक्त लगेगा तो टेररिज्म को निपटने में कितने साल लगेंगे। मैंने दुनिया के सभी देशों को चिट्ठी लिखी है और मैंने कहा है कि समय की मांग है कि यूएन तय करे कि ये चीजें हैं जिसे हम टेररिज्म कहते हैं, ये लोग हैं जिनको हम टेररिज्म के मददगार मानते हैं, ये लोग हैं जिनको मानवतावादी कहते हैं। दुनिया के सामने नक्शा क्लियर होना चाहिए, कौन टेररिस्ट है, कौन मानवतावादी है, कौन टेररिस्ट के साथ खड़ा है, कौन मानवता के साथ खड़ा है, ये विश्व में तय हो जाना चाहिए। भारत की यूएन में अजहर के मुद्दे पर नाराजगी और चीन की एनएसजी में प्रवेश को लेकर आनाकानी, इन दोनों से साफ है कि पड़ोसी के इरादे नेक नहीं है। अगर ऐसा हो तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कर क्या रहा है? वास्तव में इसकी भूमिका अमेरिका का हित साधना भर रह गया है। जी हाँ, दुनिया पर धाक जमाने वाले यूएन के किसी चिट्ठे में आतंक की परिभाषा का उल्लेख नहीं है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि यूएन की आतंकी सूची में आतंकियों को किस आधार पर शामिल किया जाता है। स्पष्ट है कि अमेरिका की बिना रजामंदी के यूएन में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाता। यही नहीं, यूएन की अन्य एजेंसियां भी अमेरिका का ही हित साध रही हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत समेत कई देशों में बढ़ रही बीमारियों के आंकड़े सबके सामने रखता है, लेकिन आज तक इसकी तरफ से अमेरिका में फैल रही बीमारियों का कहीं भी कोई जिक्र नहीं हुआ। जबकि सच्चाई ये है कि अमेरिका में मानसिक तनाव के मरीजों की संख्या में साल दर साल वृद्धि हो रही है। न ही यूएन ने कभी चीन में लोगों से जानवरों की तरह हो रहे बर्ताव का जिक्र किया है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि चीन में लोगों से 17 से 18 घंटे काम करवाया जाता है और इस बीच अगर लोगों को नींद आती है तो उनको करंट के झटके देकर नींद खोली जाती है। लेकिन यूएन ने कभी भी इसका जिक्र अपनी किसी भी रिपोर्ट में नहीं किया। अमेरिका ने यूएन को अपनी जागीर बना लिया। जो भी डाटा यूएन की तरफ से सार्वजनिक किया जाता है वो बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से होता है और अमेरिका के नक्शे कदम पर होता है। 2 लाख की आबादी वाला देश भी संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है और 10 गुना ज्यादा आबादी वाला भारत भी यूएन का सदस्य है। लेकिन यूएन में आबादी के आधार पर भारत को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पुनीत सैनी। तो आज हमने इस रिपोर्ट के जरिए जानने की कोशिश की कि आखिर यूनाइटेड नेशंस करता कैसे है काम। जानने की ये भी कोशिश की गई कि आखिर होता क्या है, चाहे वो हेल्थ के मामले में हो, वेपन्स के मामले में हो या मदद के मामले में हो। और जैसा कि हम हमेशा कहते रहे हैं कि शायद तमाम देश अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से सब देशों के साथ रिलेशन रखते हैं और उसमें अमेरिका भी एक बड़ा देश उस तरीका का कहा जा सकता है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं महमूद आलम है, जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं। कुछ और खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले सवाल महमूद आलम जी आपसे। स्वागत है आपका हमारे शो में। जिस तरीके से अमेरिका की गतिविधियां, जिस तरीके से अमेरिका की कार्यशैली को हम अभी तक देखते आए हैं और देखते रहे हैं, मसूद अजहर का आतंकवादी घोषित करना क्या इतना ज़्यादा मुश्किल काम है? और अगर अमेरिका कहे चाइना को तो क्या मुश्किल होगा, वीटो करेगा चाइना फिर भी? देखिए शशि, आपको ये समझना होगा कि हर कंट्री जो है अपने हितों की रक्षा करता है जी। और यहाँ पर भी आप जिस तरीके से बता रही हैं कि यूएसए जिस तरीके से जो है यूएन फोरम को यूज़ कर रहा है, तो आपको ये अच्छे से मालूम है कि 1991 के बाद जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ जी। तो विश्व जो है यूनिपोलर या एक ध्रुवीय विश्व होके रह गई जी। और इस वक्त सबसे बड़ी सुपर पावर जो है वो अमेरिका ही है। और यूएनओ का जो है आपका मैक्सिमम बजट जो है जी। फंडिंग जो है वो यूएसए ही करता है। और शुरू से आप देख रही हैं, ये कोई नई बात नहीं है। आप इज़राइल के एग्जाम्पल ले लीजिए, किस तरीके से उन्होंने फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म और ज़्यादती की। यूएसए ने हमेशा इज़राइल के ख़िलाफ़ जो भी रेजोल्यूशन लाया गया उसको वीटो किया जी। तो अब और जिस तरीके से देखिए यूएसए का डबल स्टैंडर्ड आपके सामने मौजूद है। वो एक तरफ जो है पाकिस्तान से बोलता है भाई नहीं नहीं आप जो है ये आतंकवाद को ख़त्म कीजिए, लेकिन दूसरी तरफ पैसा भी देता है, आर्म्स भी देता है। और मुझे तो ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि पाकिस्तान की जो मेन टॉप ब्रास मिलिट्री है वो पेंटागन के पेरोल पे है, उन्हें सब मालूम है, उनके बगैर वहाँ पे पत्ता नहीं हिलता। लेकिन आप देख रहे हैं एक तरफ वो इंडिया को यूज़ करना चाह रहा है चाइना के ख़िलाफ़, लेकिन इंडिया के लिए क्या कर रहे हैं? अगर वो चाहें तो ऐसे हालात बना सकते हैं कि, लेकिन अब आपको ये देखना होगा कि इधर चाइना जो है वो अभी जैसे बात हो रही थी आपसे कि एनएसजी पे पहले तो बोलता रहा नहीं हम उसके ख़िलाफ़ नहीं हैं, इंडिया के हम ख़िलाफ़ क्यों होंगे, हम उनकी बिल्कुल हेल्प करेंगे। और आज जिस तरीके से उनका चेहरा सामने आया तो मुझको कोई ताज्जुब नहीं हुआ, मुझको कोई ताज्जुब नहीं हुआ। वो देखिए कभी भी जो है वो ये नहीं चाहेगा, जिस तरीके से इंडिया मिलिट्रीली और इकोनॉमिकली और वर्ल्ड में जिस तरीके से इंडिया का वर्चस्व बढ़ रहा है, वो कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया आगे बढ़े और वो पाकिस्तान को भी नाराज़ नहीं करना चाहेगा। आप ये देखिए कि जब इंडिया जो है कोशिश कर रहा था तो उनका क्या बयान आता है कि देखिए अगर इंडिया जो है एनएसजी में शामिल हो जाता है तो इस इलाके में जो है पावर संतुलन बिगड़ जाएगा। या वो पाकिस्तान की पैरवी करता है कि नहीं अगर इंडिया को आपका लाना है तो पाकिस्तान को भी लेके आइए, क्योंकि आपको मालूम है पाकिस्तान तो एक तरीके से इनका पपेट मुल्क है। वो 46 बिलियन या कितना रुपया वहाँ पे लगा रहे हैं। उन्होंने पीओके का एक हिस्सा पूरा जो चाइना को दे दिया है उन्होंने, तो वो पाकिस्तान को कभी नहीं छोड़ेगा। और एक तरीके से वर्ल्ड में जो है रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस भी हो रहा है। अब आप देखिए जो हमारा कभी बहुत आज भी है नो डाउट, रशिया वो आज चाइना के करीब आ रहा है। रशिया फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के साथ भी जो है अपने
मिलिट्रीली जो है हेलीकॉप्टर्स और इक्विपमेंट वगैरह बेचने की बात कर रहा है। उधर जो है चाइना यूएसए जो है, क्योंकि उसे ये लग रहा है कि अगर उनको कोई ललकार सकता है आने वाले वक्त में तो वो सिर्फ चाइना है। तो जो भी उनके, एक मिनट और लूँगा, तो जो भी जिन भी कंट्री का थोड़ा भी मनमुटाव है चाइना के साथ, फिलिपाइन ले लिए, साउथ कोरिया ले लिए, जापान ले लिए, ऑस्ट्रेलिया ले लिए और इंडिया को भी अब शामिल करके अमेरिका जो एक पॉलिटिकल हेजेमनी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं तो यही बोलूँगा, नो डाउट कि हमें जो है चाइना से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत नहीं है, बट फिर भी हमें किसी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना है और हमको अपने तरीके से चलना चाहिए। वो सही बात है। पीके सहगल रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका पीके सहगल जी शो में। शुरुआत में इसी सवाल से करूंगी, यूनाइटेड नेशंस की आज हम बात कर रहे हैं, बात हम ये भी कर रहे हैं कि किस तरीके से यूनाइटेड नेशंस को अमेरिका इस्तेमाल करता रहा है अपने हितों को साधने के लिए। ये भी तो पूछा जा सकता है ना कि एबटाबाद में आकर अगर आप ओसामा बिन लादेन को मार सकते हैं तो मसूद अजहर, जो साफ साफ पता चलता है कि किस तरह से आतंकवादी गतिविधियों में भारत के खिलाफ शामिल रहा है, तमाम स्ट्रेटेजी उसकी तरफ से तैयार की गई हैं, उसे आतंकी क्यों नहीं मान सकते? और अगर आप चाइना को कहेंगे तो चाइना क्या वीटो करेगा? देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि हर देश के अपने हित है और वो तमाम जो भी कार्रवाई करता है अपने हितों की रक्षा के लिए करता है। बिल्कुल। अमेरिका ने एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को निकाला क्योंकि उसको मारने से ओबामा जी की सेकंड टेन्योर जो थी सुरक्षित हो गई थी। अभी अमेरिका को एज फार मसूद अजहर इज कंसर्न, उसको मारने का अमेरिका का कोई हित नहीं है जी। चाइना जो है सिक्योरिटी काउंसिल को इस्तेमाल करता है अपने फ़ायदे के लिए। पाकिस्तान उसका ऑल वेदर फ्रेंड है। अगर आप देखें 1947 से 1948 से लेके कश्मीर के मुद्दे के ऊपर चाहे हमारा जो भी रुख था, रशिया इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग हिंदुस्तान के साथ वोट करता रहा जब तक वो सोवियत यूनियन था। सोवियत यूनियन ने हिंदुस्तान को कभी भी लेट डाउन नहीं किया। उसी प्रकार चाइना जो है अभी पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है और पाकिस्तान को लेट डाउन नहीं करेगा, इररिस्पेक्टिव उसकी कितना अलग थलग वो चाहे क्यों ना पड़ जाए। लेकिन हमारे जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हैं अकबरुद्दीन, उन्होंने खास तौर पे कहा है कि अभी दुनिया को साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है उसको आपने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने घोषित किया है एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उसके हेड को आप टेररिस्ट घोषित नहीं करना चाहते। तैयार नहीं है। सारी दुनिया इस समय तंग है टेररिज्म से। इंसान तंग है, इंसानियत तंग है, पूरे देश तंग है और पाकिस्तान खुद तंग है। पाकिस्तान खुद तंग है, लेकिन उनकी समझ में नहीं आता। मतलब अमेरिका से लेकर यूरोप तक, अभी आप यूरोप की भी हालत देखिए, आतंकवाद से कोई बचा हुआ नहीं है। तो उसने वो साफ तौर पे कह रहा है कि उसके बावजूद सिक्योरिटी काउंसिल, जिसकी डिसीजन मेकिंग तेज होनी चाहिए, 9 महीने लगा रहा है सिक्योरिटी काउंसिल इस डिसीजन को लेने के लिए। यानी दूसरे लफ्जों में साफ तौर पे नजर आ रहा है कि आज के जो माहौल है इसमें सिक्योरिटी काउंसिल एज कॉन्स्टिट्यूटेड नाउ इज बिकमिंग इररिलेवेंट, क्योंकि वो जो देश वहाँ बैठे हैं वो आज के दुनिया के माहौल को और दुनिया की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते। वो वही लोग हैं जो विक्टोरियस नेशन थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, और आज के समय वो दुनिया को किसी प्रकार से रिप्रेजेंट नहीं करते। और इसलिए सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स जो है उनको जल्दी से जल्दी करना चाहिए ताकि एक नई सिक्योरिटी काउंसिल बने जो वास्तव में दुनिया के हित में कार्रवाई कर सके और उसके हित में काम करे। लेकिन इसी बीच सवाल ये कि जिस तरीके से 48 देशों का जो एनएसजी ग्रुप है उसमें हमने देखा कि ज़्यादातर देश इस देश के सपोर्ट में थे, हमारे सपोर्ट में थे। चाइना को जो सपोर्ट करने वाले देश थे बाद में वो भी भारत का सपोर्ट करने लगे। चाइना लीड कर रहा था उन तमाम देशों को। चाइना के बाद में जब बातचीत हुई तो लगा कि चाइना की तरफ से हमें हाँ कहा जाएगा, इस तरह से हमें अश्योर किया जा रहा था। लेकिन अचानक से इतना बड़ा ना और इस तरीके से आखिर वजह क्या रही? नहीं, देखिए अचानक से नहीं है। आप ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चलता रहता है। लहजा देखा था उनकी तरफ से जो संकेत आए थे कि नहीं बातचीत करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि नहीं अब बैठ के बातचीत करेंगे, इसमें नाराजगी की कोई बात नहीं है, ये तमाम चीज़ों के बावजूद भारत की तरफ से तो कहा जाने लगा था कि चीज़ें शायद सुधर जाएंगी अब। नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। आपको देखिए चाइना को भी अच्छे तरीके से मालूम है कि उनके इकोनॉमिक हित बहुत हैं इंडिया में, लेकिन उसके बावजूद उनको वो पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ सकते। तो इस वजह से ये जो वो संकेत दे रहे थे उन संकेत से शायद हमने गलत रीड किया। इस पे सहगल साहब ज़्यादा बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है शायद हमने उससे ज़्यादा ही पुरुम्मीद हो गए। शायद हम लोग बहुत ज़्यादा मासूम हैं, तो बहुत जल्दी जो है लोग कुछ भी कह देते हैं। अब जैसे देखिए आप कितनी मरतबा
वो अमेरिका ने ये बोल दिया पाकिस्तान को, अमेरिका ने वो बोल दिया पाकिस्तान को, हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि जैसे अमेरिका जो है हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है। लेकिन आज तक अमेरिका ने क्या किया आपके सामने अच्छे तरीके से मौजूद है। लेकिन मैं सहगल साहब की बात से बिल्कुल इत्तफाक रखता हूँ कि चाइना जो है अपने बड़ा शुरूट खिलाड़ी है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, और वो बड़े नाप तोल के अपने कदम रखता है। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि इंडिया जो है एनएसजी में आए, और वो इस तरीके की वो एनपीटी से कभी जोड़ेगा, कभी किसी चीज़ से जोड़ेगा। और देखिए जैसे आपने बोला 48 नेशन है, उसमें सिर्फ कितने हैं जो इंडिया के ख़िलाफ़ है? चाइना, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, टर्की, इसके अलावा सब हमारे साथ हैं। लेकिन जिस तरीके से आप बता रही हैं यूएनओ में जिस तरीके से जो है 200 वर्ड को सिर्फ 5 कंट्रीज जो है वो जो कि सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, वो नचा रहे हैं एक तरीके से। अच्छा देखिए दूसरे उसमें आपको ये समझना होगा यूएनओ क्या है। यूएनओ की ताकत उसके मुल्क है जी। यूएनओ अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन अगर वही मुल्क जो है वो किसी बात पे कंसिस्टेंसी नहीं होगी, उनमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, क्लियर कट नहीं होगा। जैसे अब अभी जब हम स्पीच सुन रहे थे मोदी जी की कि भाई 70 साल हो गए, लेकिन अभी तक आप टेररिस्ट की डेफिनेशन ही जो है नहीं कर पाए। तो फिर वो टेररिस्ट, अच्छा बड़ी मज़े की बात है, एक तरफ जो आप एक ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन उसके हेड को आप मानते नहीं है। तो भाई उसको जो है कोई एलियस तो चला नहीं रहे उस ऑर्गेनाइजेशन को, कोई रोबोट तो चला नहीं रहा है। तो ऑब्वियसली जो उसका मैं तो सरगना बोलूँगा उसको जो है उसका, तो वो तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हो जाता है। तो इस पे आपको ज़्यादा ताज्जुब नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि देखिए यूएन जो है उसकी ताकत जो है उसके मुल्क हैं। अब वो जब मुल्क ही उस फोरम को जो है अपने मफाद के लिए यूज़ करने लगेंगे तो यूएन क्या कर सकता है? यहाँ पे सवाल ये भी है पीके सहगल जी कि भारत को पाकिस्तान के साथ कंपेयर कर देना, चाइना का ये कह देना एनपीटी के मामले में कि फिर अगर भारत आ सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं आ सकता, मानसिक दिवालियापन नहीं है जिसको पूरी दुनिया मान रही है कि पूरी दुनिया में कहीं भी कोई टेररिस्ट अटैक हो तार जरूर पाकिस्तान से जुड़ेंगे। इस तरह के देश को भारत के साथ जोड़ना, वो भी एनर्जी के मसले पर। देखो मैंने जैसे शुरू में कहा है, चाइना अपने हित की और अपने मित्र के हित की रक्षा करता है जी। वो किसी लॉजिक को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वो जो लॉजिक है हमारा व्यू पॉइंट है ये, चाइना उस नज़रिए से उसको नहीं देखता जी। जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान और चाइना के रिश्ते बहुत देर तक मेरे मुताबिक अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे चाइना को हमसे आपत्ति है, हमको चाइना से आपत्ति है। चाइना को हिंदुस्तान की क्लोजनेस जो हुई है वियतनाम के साथ में, जो इंडोनेशिया के साथ में, जो जापान के साथ में, जो अमेरिका के साथ में, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ में, जो हमारा रवैया है साउथ चाइना सी के ऊपर, क्योंकि वो 1000 किलोमीटर हैनान से साउथ में जो पानी है, इंटरनेशनल वाटर्स है, उसको हथियाना चाहता है। हमारी 55% ट्रेड वहाँ से जाती है। 7.5 ट्रिलियन डॉलर्स की ट्रेड दुनिया की आज वहाँ से होके जाती है। उसके ऊपर के एयर स्पेस को हथियाना चाहता है। उसका मतलब है कि अगर वो उसको हथियाने में सफल हो जाए तो जैसे आप पनामा कैनाल या स्यूज कैनाल से जाते हो तो आपको भाड़ा देना पड़ता है। आपके सारे देशों की, मुल्कों की जहाँ से वहाँ से ट्रेड आती है, सबकी इकोनॉमी बैठ जाएगी। यू कांट एक्सेप्ट इट। सिमिलरली ईस्ट चाइना सी में फिर चाइना जो है बहुत बड़े पैमाने पर हमसे नाराज़ है। हम उसके जो CPC, जो उसके ज़ीपेंग जी हैं, वन बेल्ट वन रोड, उनका सबसे अहम प्रोजेक्ट है जी। और चाइना भी साफ तौर पे जानना शुरू हो गया है 15 अगस्त के बाद में कि CPC जो है जब तक हिंदुस्तान नहीं चाहेगा ये CPC नहीं बन सकता जी। क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर उसको साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि वहाँ पे बगावत तो हो ही गई है, इंसर्जेंसी भी शुरू हो जाएगी। और POK का जिस माफी का टेरेन है वो हमारे कश्मीर से ज़्यादा मुश्किल है। अगर वहाँ इंसर्जेंसी शुरू हो गई तो पाकिस्तान और चाइना के फरिश्ते भी उस इंसर्जेंसी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। नहीं सहगल साहब, यहाँ पे मैं एक और बात करना चाहूँगा। शायद एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि वो मसूद अजहर के ख़िलाफ़ जो है वो वीटो करता है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप देखें चाइना में तो कितने मुसलमान हैं, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल मजहबी आज़ादी नहीं है। वो रोज़ा नहीं रख सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, लेकिन कोई अटैक नहीं होता। तो मुझे तो लगता है एक टेक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है कि आप हमारे यहाँ मत छेड़िए, इंडिया में जो चाहे कीजिए, आपको हम जो है आपको जो जब तक आप हमारे ऊपर हाथ नहीं लगाएंगे हम आपको जो है कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन चाइना सर नहीं समझ रहा कि ये टोटल शॉर्ट साइटेडनेस है। मिड टर्म में और लॉन्ग टर्म में यही चाइना के लिए सबसे बड़ी मुसीबत होंगे। अगर बाई चांस CPC बन जाता है तो वो कॉरिडोर ऑफ क्या कहते हैं
Economic बजाय corridor जो है, बजाय economy बजाय की एक जगह कामयाबी के बदले नहीं, तो ये सहगल terrorist साहब के जिस काम आने वाला है तरीके से सबसे ज्यादा। brutally वो लोग जो है बलूचिस्तान में कर रहे हैं वो वहां पर भी करने लगेंगे। लेकिन क्या ये इतना मुश्किल और है फिर क्योंकि वहाँ पे सीपेक कोई के human बारे में rights का कुछ नहीं होगा। महमूद आलम नहीं, जी नहीं, सीपेक के लेकिन- बारे में जिस तरह की रिपोर्ट्स हैं और जैसा कि पीके सहगल भी कह रहे हैं कि वहां पर एक काम करने वाले कर्मचारी के ऊपर 2 पाकिस्तानी सैनिक पहरा दे रहे हैं उसकी रक्षा में, उसकी सुरक्षा में, तो क्या इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा कर पाना इतना आसान रहने वाला है? इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन बात करेंगे उनसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहें आप हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करें यूनाइटेड नेशंस के बारे में। सवाल ये भी कि क्या ये अप्रासंगिक है, क्या इसकी ज़रूरत है, या फिर इसमें जिस तरह के रिकमेंडेशंस की बात कही जा रही है, जिस तरह के बदलावों की बात कही जा रही है, वो हो जाने चाहिए, क्योंकि जो देश इस पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं वो वाकई में इस पूरी दुनिया के बारे में ठीक से जानते भी नहीं हैं और ना ही पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। और कम से कम जो वीटो पावर रखने वाले देश है उनकी तमाम चीज़ों को देखने के बाद तो यही कहा जा सकता है। हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, महमूद आलम है और साथ ही पीके सहगल भी हैं। सवाल अब ये है पीके सहगल जी, जिस तरह से तमाम चीज़ों को हम देख रहे हैं और जिस तरह के बदलावों की हम बात कर रहे हैं, क्या इतना आसान होगा बदलाव कर पाना यूनाइटेड नेशंस में? इतना आसान नहीं होगा। हमारी बड़ी कोशिश है कि हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान है, जर्मनी है, साउथ अफ्रीका है, ब्राज़ील है, जी, जापान है, ये एक्सपेंडेड सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बने। जी। जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, जैसे ग्रेट ब्रिटेन, देयर इज नथिंग ग्रेट अबाउट ग्रेट ब्रिटेन टुडे। आज 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 तो एक छोटा सा टुकड़ा रह गया है। बिल्कुल वो क्या आज के माहौल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जी। सिमिलरली फ्रांस जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये छोटे छोटे जो देश हैं, रशिया को छोड़ दीजिए, चाइना को छोड़ दीजिए, अमेरिका को छोड़ दीजिए, बाकियों की क्या हैसियत है आज के माहौल में? हाँ, लेकिन चाइना जो है किसी भी हालत में नहीं चाहेगा कि जापान वहाँ आए, किसी भी हालत में नहीं चाहेगा कि हिंदुस्तान वहाँ जी। आए। पाकिस्तान के कल ही जब इसका जिक्र हुआ, जब अकबरुद्दीन ने कहा, तो पाकिस्तान ने आज स्टेटमेंट दिखा दी कि क्लियरली इंडिकेट कि हिंदुस्तान के इंटेंशंस की हिंदुस्तान पावर चाहता है, पावर हंग्री है। क्यों ना पावर हंग्री हो, हम ऑलमोस्ट 20% ऑफ द एंटायर ह्यूमन काइंड जो है हिंदुस्तान में रहते हैं। दुनिया में हर 5वें में से एक शख्स हिंदुस्तानी है। तो अगर हिंदुस्तान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं हो जी, तो दुनिया जिस प्रकार से चलनी चाहिए नहीं चल सकती। जी। वो कहते हैं अच्छा ऑलराइट, अगर आपको सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भी बना देंगे तो जो नए मेंबर्स होंगे उनको वीटो राइट नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? तो सिक्योरिटी काउंसिल, ये चाइना को नज़र आ रहा है कि अगर एनएसजी का मेंबर बन जाएगा हिंदुस्तान तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपेंडेड सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर। चाइना आपको वहाँ पे रोकना चाहता है, चाइना आपको एनएसजी में रोकना चाहता है। चाइना 1962 के साथ में आपके साथ अभी तक बॉर्डर रेजोल्यूशन नहीं हो रहा, बॉर्डर को डिलिनेशन ही नहीं किया कि बॉर्डर है कहाँ, इसका भी उसने जिक्र नहीं किया, क्योंकि बॉर्डर डिलिनेट करने से पहले जितने पासेस हैं, जितने डोमिनेटिंग हाइट्स हैं, जितनी डोमिनेटिंग पोजीशन है, सबको हथियाना चाहता है। आपको जब मौसे तुंग थे, उन्होंने राजीव गांधी को वर्चुअली ऑफर किया था कि जो सिंकियांग का एरिया है, जो एक्साइचन का एरिया है, वो उनको दे दिया जाए तो वो सेटल कर लेंगे। उस समय अरुणाचल का कोई बात ही नहीं था। जी। जब उसको ठुकरा दिया गया कि नहीं 38,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर हमारी जीन पकड़ी हुई है, तब से उन्होंने कहना शुरू कर दिया ये तो साउथ तिब्बत है। कल वो कह देंगे मौसे तुंग ने तो 1949 में कहा था कि एक मीटिंग में, और 54 में रिपीट किया था कि ये मेरा हाथ देख रहे हैं, ये मेरा हाथ की जो हथेली है इसकी 5 उंगलियां हैं, एक अरुणाचल, दूसरी उंगली है भूटान, तीसरी उंगली है सिक्किम, चौथी है नेपाल और 5वां लद्दाख। और चाइना जो है आने वाले समय में चाहे 100 साल लगे, चाहे 500 साल लगे, इनको लेके ही रहेगा। और बीच में बात कर रहा हूँ, अभी देखिए जिस तरीके से वो यूएसए के एम्बेसडर गए अरुणाचल प्रदेश में, कितना हंगामा मचाया उन्होंने। अभी जब दलाई लामा अभी दलाई लामा जाएंगे तो फिर पता नहीं क्या करेगा। ये अभी देखिए दलाई लामा जी तो मार्च में जाना है, अभी से लेके मार्च के अंदर चाइना की तरफ से घुसपैठ वगैरह बहुत जबरदस्त होगी। अभी जैसे स्टैंड ऑफ था, अभी जिस तरीके क्योंकि बेसिकली ऑल दिस इज पोस्चरिंग एंड प्रेशराइजेशन, लेकिन वो नहीं समझ रहा शायद
कि हिंदुस्तान की हुकूमत चेंज हो चुकी है, पैराडाइम शिफ्ट है हमारी फॉरेन पॉलिसी जी। में। आज हिंदुस्तान बकल नहीं होने वाला। लेकिन क्या इतना आसान चाइना के लिए होगा? क्योंकि चाइना अपने ही आसपास के देशों से किस तरह से घिरा हुआ है। बेशक उसने बहुत ज़्यादा तरक्की अपने देश के भीतर कर ली हो, लेकिन आसपास आप ताइवान की बात कर लें, जापान की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, ये तमाम देश उसके खुद ही बहुत बड़े दुश्मन हैं। इतना आसान होगा चाइना के लिए उस स्ट्रैटेजी को बहुत आगे बढ़ा ले जाना? मैं आपसे पूछ रही हूँ। देखिए वो जैसे सहगल साहब ने बोला ना कि जैसे वो खुद और अपना जो उसका ऑल टाइम वेदर फ्रेंड है पाकिस्तान, दुनिया कुछ कहती रहे, वो अपने हिसाब से चल। पर क्या पाकिस्तान मायने रखता है? देखिए उसके लिए पाकिस्तान मायने रखता है। हाँ, उसके लिए रखता है। और नहीं उसके लिए भी नहीं रखता है, उसके अलावा और मुल्कों के लिए भी मायने रखता है। जैसे से फॉर एग्जांपल यूएसए आज तक क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि देखिए अगर उसको जो है अफगानिस्तान में जाना है तब पाकिस्तान की ज़रूरत है, चाइना पे नज़र रखनी है तब पाकिस्तान की ज़रूरत है, ईरान पे नज़र रखनी है तब पाकिस्तान की ज़रूरत है। और जी हिंदुस्तान पे अगर जो है वो 13 नेशन जो है जिन पे वो निगाह रखे वो उसमें हिंदुस्तान है, उस पे भी कराने के लिए उसको पाकिस्तान की ज़रूरत है, और चाइना पे कराने के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत है। और देखिए पाकिस्तान की बहुत अच्छी है इस मामले में। इंडिया में देखिए ठीक है हमारे कुछ उनसे अभी जो है लॉजिस्टिक वगैरह पे जो है हमारी सहमति हुई है, लेकिन इंडिया में इतना आसान नहीं है क्योंकि हमारे एक डेमोक्रेसी है, उसके साथ इंडिया में इतना उसको जो है कदम नहीं जमा सकता जितना कि पाकिस्तान में मिल जाता है उसको। क्योंकि आपको मैंने बता दिया उनकी आर्मी क्या, वो तो सारी की सारी पेंटागन के पेरोल पे है, सब मालूम है। वो भले ही यूएसए कुछ कहता रहे लेकिन सब कुछ जो है वो आपके जो है पेंटागन से ही उनको जो है वहाँ पे आता है। अब इसमें सहगल साहब बहुत उससे डाल सकते हैं, बस मुझे कोई इसमें जो है वो नहीं है, ज़रा सा संदेह नहीं है कि ये अमेरिका को सब मालूम है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कितने वेपन्स हैं, कहाँ हैं, कहानी है, क्या है क्या नहीं। इनफैक्ट ये जो कह रहे हैं, कहा जाता था कि पाकिस्तान को कौन चला रहा है? पाकिस्तान को चला रहा है पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान को चला रहा है अल्लाह, आईएसआई और अमेरिका। अभी उसके अंदर और भी जुड़ गए, आतंकवादी जुड़ गए, कुछ हद तक सऊदी अरेबिया, कुछ हद तक चाइना। सो मतलब चलाने वाले बहुत लोग हैं वहाँ पे, बहुत और शायद यही वजह है कि समझ में नहीं आता कि बात वहाँ किससे की जाए। एब्सोल्युटली बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर पाकिस्तान से बात करनी है तो किससे करें? सिविलियन हुकूमत की कोई अहमियत नहीं है। अगर आप उनके साथ एग्रीमेंट साइन करोगे, अगले दिन ही आपने देखा कि रशिया में जब मिले उफा में तो क्या स्टेटमेंट इशू हुई, विद इन 24 आवर्स उन्होंने यू टर्न ले लिया। तो इसलिए सिविलियन हुकूमत की कोई अहमियत नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी से करें, जैसे जहाँ राहील शरीफ का फ्यूचर क्या है 30 नवंबर के बाद, वो राहील शरीफ को खुद भी नहीं पता। क्या आईएसआई से बात करें, और आईएसआई करें तो किसको रिप्रेजेंट करती है आईएसआई? क्या हम दहशतगर्दों से बात करें? सो किसी तौर पे समझ नहीं आता कि अब बात करें तो किससे करें, और बातचीत करने के लिए एक माहौल बनना चाहिए। तो माहौल कौन बनाएगा वहाँ? नहीं, अब वैसे जैसे शिमला एग्रीमेंट हुआ, अब उसको कहाँ मानते हो? अब उनसे बात भी कर ली जाए, उनसे आप समझौता भी कर लें, लेकिन पता चला कल को और चेंज हो गई उसके आर्मी में, तो उसके कोई आके बैठ गया कोई कि भाई नहीं मैं तो नहीं मानता इन चीज़ों को। भाई हमारे नुसरत अमीन जुड़ गए, पाकिस्तानी पत्रकार हैं, वो हमारी बातों को सुन रहे हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। नुसरत अमीन, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बहुत शुक्रिया जी, मैं सुन सकता हूँ। सवाल अब ये कि पाकिस्तान में जिस तरह की गतिविधियां हैं, जिस तरह की स्थितियां अभी चल रही हैं, उसको देखते हुए, हालांकि हम सीज फायर के उल्लंघन की भी बात कर सकते हैं, आए दिन बॉर्डर पर क्या हालात हैं उसकी हम बात कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस की। क्या यूनाइटेड नेशंस की प्रासंगिकता, नहीं लगता कि क्वेश्चन मार्क है उसके पीछे बहुत बड़ा, कि किस तरीके से अपने अपने स्वार्थ के लिए, अपने अपने हितों को सिद्ध करने के लिए यूनाइटेड नेशंस का इस्तेमाल किया जा रहा है? पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट नहीं करता यूनाइटेड नेशंस। आपने कुछ हिंदी के बड़े मुश्किल लफ्ज इस्तेमाल। अमीन साहब, प्रासंगिकता मीन्स रेलेवेंस। आज के दौर में क्या उनकी जिस तरीके से यूएनओ जो है वो सारे मुल्क जो है पूरे वर्ल्ड के उनके हितों, उनके जो मफादात की जो है वो नहीं कर पा रहा है। हाँ। तो क्या क्वेश्चन मार्क नहीं है उनके रेलेवेंस पे? नुसरत अमीन, आवाज पहुंची आप तक हमारी? आई थिंक
लगता है आवाज़ नहीं पहुंच पा रही उन तक हमारी। फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किलें उन्हें अपने देश में ही हो रही हैं। यहाँ पर पीके सहगल जी, सवाल तो हम ये भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से हम बात करें चाइना की, और आप कह रहे हैं कि हाँ, क्योंकि सत्ता बदल चुकी है, हमारी स्ट्रेटजी पूरी तरह से बदल चुकी है और उसके फ़र्क भी हमें नज़र आ रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान के जितने दुश्मन देश हैं, चाइना के जितने दुश्मन देश हैं, वो सब भारत के दोस्त हैं? क्या इस तरीके से चाइना के खिलाफ कोई पुख्ता और अच्छी रणनीति नहीं बनाई जा सकती? हिंदुस्तान के हित में नहीं है जी कि हम एक रणनीति बनाएं चाइना के खिलाफ। जी आपको ध्यान रखना चाहिए कि अमेरिका जो है 10,000 किलोमीटर दूर है। जी क्या कल हिंदुस्तान और चाइना का युद्ध होता है, विल अमेरिका कंसिडर कि आप बीच में दखल दे और चाइना कहे कि मैं आपके न्यूयॉर्क को वाइप आउट कर दूंगा, फ्लोरिडा को वाइप आउट कर दूंगा? मैं दावे से कह सकता हूँ अमेरिका नहीं आएगा। हमारे कंटिगुअस बॉर्डर्स हैं और बहुत बड़ा 4,000 से ज़्यादा किलोमीटर का बॉर्डर है जी। हमको अपनी सोच विचार, अपनी डेलिब्रेशन से, बुद्धि से करके खुद सोचना है कि हमने चाइना के साथ दुश्मनी नहीं ले सकते। जी। चाइना के साथ दोस्ती कब होती है ये नहीं मैं जानता, लेकिन चाइना से दुश्मनी लेना हिंदुस्तान के हित में नहीं है, चाइना के हित में नहीं है। अमेरिका की तो कोशिश होगी कि जो दुनिया की दो एंशिएंट सिविलाइजेशन है इनको आपस में बढ़ा दिया जाए। अगर ये इकोनॉमीज जो है, इमर्जिंग पावर्स और इमर्जिंग पावर्स है, अगर ये आपस में भिड़ गए तो केवल फायदा जो होगा वो एंग्लो सेक्सन्स को होगा, वाइट रेस को, और उनकी कोशिश होगी कि किसी ना किसी तरीके से हमको लड़ा दे। एंड वी शुड बी मैच्योर्ड इनफ टू मेक श्योर कि ऐसी स्थिति कभी भी ना उत्पन्न हो। लेकिन चाइना की जिस तरह की रणनीति भारत के लिए रही है, उससे निजात पाने के लिए, उससे आगे बढ़ने के लिए भी तो हमें कोई उपाय करना नहीं, होगा। अगर आप देखें जी कि 1962 के बाद में केवल दो मौके ऐसे थे, एक 1967 में याकला में और 1988 में जहाँ थोड़ी बहुत गोलीबारी हुई। पिछले ऑलमोस्ट 30 इयर्स में किसी प्रकार की एक भी गोली चाइना की तरफ से या हिंदुस्तान की तरफ से कभी नहीं चला। हाँ। और ना ही चलेगी। ओनली प्रॉब्लम है कि चाइना जो है हिंदुस्तान को, जो हिंदुस्तान स्पेस चाहता है, हिंदुस्तान इज नॉट ओनली एन इमर्जिंग पावर, चाइना रिफ्यूज टू एक्सेप्ट कि हिंदुस्तान जो है इकोनॉमिकली बड़ी एक ताकत उभर रही है, मिलिटरीली एक ताकत उभर रही है। वो देखता है कि भाई उनकी इकोनॉमी $11 ट्रिलियन है, आपकी इकोनॉमी $2.8 ट्रिलियन है। आपकी जब इकोनॉमी $6-7 ट्रिलियन आ जाएगी, अपने आप वो आपको इज्जत देना शुरू करेगा। अच्छा सहगल साहब, एक मैं आपसे ज़रा सा चाहूँगा इस बात, कहीं मुझको ये लगता है कि जिस तरीके से हम इकोनॉमिकली एंड मिलिट्रली और वर्ल्ड में जिस तरीके से हमारा इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, तो सहगल साहब ये नहीं लगता कहीं पे इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि चाइना जो है पाकिस्तान के ज़रिए हमको बॉक डाउन करना चाहता है कि बस आप जो है सेंटर हो जाए टुवर्ड्स पाकिस्तान, और ऑब्वियसली उससे हमारे पर असर तो पड़ता है। अब जिस तरीके बॉर्डर पे इस वक्त टेंशन है हमारा, तो हमारा माइंड तो डाइवर्ट होता है, जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं या सोशल प्रॉब्लम्स हैं या जिस तरीके से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मुझे कहीं पे बास टाइम ऐसा लगता है कि शायद ये सोची समझी एक चाइना की साजिश भी हो सकती है कि पाकिस्तान को आगे करते हुए अपनी लड़ाई लड़ो। वो तो उसकी साजिश पिछले 40-50 साल से रही है जी। ये साजिश चाइना के अलावा अमेरिकन की भी थी। आपके रिश्ते अमेरिका के साथ में पिछले 4-5 साल में ही ओबामा की सेकंड टेन्योर में इम्प्रूव हुए, और अमेरिका समझता है उसकी इकोनॉमी के लिए हिंदुस्तान के साथ मित्रता बड़ी लाजमी है। उसका जो एशियन पिवट है, एशियन पिवट का कोई मतलब ही नहीं है अनलेस एंड अनटिल कोई एक बड़ी ताकत, जो उभरती ताकत हिंदुस्तान उसके साथ ना मिले। तभी उन्होंने कहा कि 21वीं शताब्दी की सबसे अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप इंडिया एंड अमेरिका की है। वो हमको इस्तेमाल करना चाहता है, हम उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। आप देखो जब ओबामा प्रेसिडेंट बने थे तो अमेरिकन इकोनॉमी का क्या हालात था। अभी पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमेरिका की है। उनकी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी 10% से ज़्यादा हो गई थी। अभी जब ओबामा जाएंगे तो उससे आधी रह गई है। बहुत बड़े पैमाने पर उनकी इंडस्ट्री को और उनके बिजनेस को फायदा हुआ है। आपका टू वे जो ट्रेड था बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका, इफ यू लुक एट व्हेन ओबामा केम, 25-30 बिलियन डॉलर था, अभी $100 बिलियन क्रॉस कर चुका है। तो यानी दूसरे लफ्जों में पहले अमेरिका भी पाकिस्तान को इस्तेमाल करता था कि हिंदुस्तान को बॉक डाउन रखो यहीं पर, क्योंकि वो जानता है कि आने वाले समय में जो आपके स्केर्स रिसोर्सेज हैं, वो चाहता है स्केर्स रिसोर्सेज आप अपनी अंदरूनी लड़ाइयों में लड़ते रहे, पाकिस्तान के साथ लड़ते रहे, अपने आप को उस माफिक
की क्षमता ना दे सके, जिसके माध्यम से आने वाले समय में अगर जरूरत पड़े तो आप उनको थप्पड़ लगा सको। तो इसी वजह से शायद कल का जो यूएसए का जो इलेक्शन इलेक्शन है वो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। महत्वपूर्ण है। जैसे ट्रम्प ने बोला कि भाई चाइना और इंडिया जो है हमारी जॉब्स खाए जा रहे हैं, तो लेट्स सी कल क्या होता इससे है पहले वहाँ पे। बराक ओबामा ने भी हालांकि कई बार बोला है कि भारतीय बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। अगर हम कल के इलेक्शन की भी बात कर लें तो महमूद आलम आप क्या कहेंगे, मतलब क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि जिस तरीके से कहा गया कि आईएसआई का हमला हो सकता है और माफ़ कीजिएगा आईसिस हमला कर सकती है, और किस तरीके से तमाम मुस्लिम्स को इस इलेक्शन से दूर रहने की धमकी दी गई आईसिस की तरफ से। बाद में कहा गया, तमाम एक्सपर्ट्स और साइकोलॉजिस्ट कह रहे थे कि इसका फ़ायदा ट्रंप को होगा। ऐसा होगा क्या? देखिए, आई डोंट थिंक सो कि आईएस का वहाँ पे अमेरिका के मुस्लिम्स पे इतना बहुत ज़्यादा असर है कि वो उनकी बात मानेंगे। लेकिन ऐसा है कि देखिए, ट्रम्प का अगर आप देखें तो उन्होंने सिर्फ उनके मुस्लिम्स के लिए नहीं बोला, हिस्पैनिश के लिए बोला, मैक्सिकन के लिए बोला, और उन पे क्या क्या इल्ज़ाम लग रहे हैं उसमें। और जिस तरीके से आज जो लास्ट उसमें मिशेल ओबामा ने और ओबामा ने और किस तरीके से उनके बम्बार्डमेंट एक तरीके से किया, तो लेट्स सी, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि कल क्या होता है क्या नहीं होता। हमारे साथ नुसरत अमीन एक बार फिर से जुड़ गए। नुसरत अमीन, अगर अब तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो मेरा सवाल ये कि जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस की, क्या यूनाइटेड नेशंस अब उतना महत्वपूर्ण रह गया है जिसके लिए इसको बनाया गया था? क्या ये पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करता है? देखें, यूनाइटेड नेशंस के हवाले से 1945-40 से लेकर अब तक इस बारे में तज्जिया किया जाता रहा है कि कुछ ममालिक के पास वीटो पावर जब तक है जी, उस वक्त तक यूनाइटेड नेशंस उस तरीके से फंक्शन नहीं कर सकता जिस तरह दुनिया के ज़्यादातर आम लोगों को ज़रूरत है उसको फंक्शन करने जी। की। मिसाल के तौर पे जो कॉलोनिस्ट जो पावर्स हैं, मिसाल के तौर पे अमेरिका है, बरतानिया है, और उसके अलावा जो नॉन कॉलोनियल पावर्स हैं जिसमें चीन है, जिसमें रूस है, जो इंपीरियलिस्ट पावर ना होने के बावजूद भी उनके पास वीटो है। मिसाल के तौर पे चाइना जो वीटो इस्तेमाल करता रहा है उससे खुद आपको हैसियत इंडियन शिकायत है पाकिस्तान के मामलात में। इसी तरीके से कोल्ड वॉर के दौरान जिस तरीके से सोवियत यूनियन और फ्रांस अपना ये वीटो इस्तेमाल करते रहे, और उससे बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि बहुत पहले रिजॉल्व हो चुके होते, 1989 1990 से पहले रिजॉल्व हो चुके होते, लेकिन वो नहीं हुए, जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशंस ने उस तरीके से फंक्शन नहीं किया और दुनिया की एक ज़्यादा बड़ी आबादी को, यानी 80% 90% आबादी को उस तरीके से बेनिफिट नहीं पहुंचाया जो उसे पहुंचाना चाहिए था, जो उसका बुनियादी मकसद है। तो मैं समझता हूं कि ये जो इम्पैरिटी का जो सिचुएशन है, और मुख्तलिफ जो उनकी बॉडीज हैं, सलामती काउंसिल है जो डिफेंस उनकी, और उसमें मेंबरशिप के जो झगड़े हैं, मैं समझता हूं कि अभी भी इतने साल गुजर जाने के बावजूद मुझे नहीं लगता, खासतौर पर करंट सिनेरियो में भी आप देखें कि कुछ चीज़ें आपको यूनाइटेड नेशंस की ठीक लगती होंगी, लेकिन अपने पर्सपेक्टिव में बहुत सी चीज़ें ठीक नहीं लगती होंगी। सो इज इन केस ऑफ पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल है कि अभी शायद और वक्त लगे, थोड़ा सा और लगे, लेकिन ये बात ठीक है कि जैसे रीजनल। नुसरत साहब, मैं यहाँ पे आपका तवज्जो इवन इजराइल की तरफ दिलाना चाहूँगा। इजराइल ने देखिए फिलिस्तीनियों के साथ क्या किया, अमेरिका ने जो भी रेजोल्यूशन है, अमेरिका ने हमेशा जो है उसको वीटो किया। जी बिल्कुल। तो ये भी आप देख रहे हो, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है इस सदी की। अगर देखें आप फिलिस्तीन में आज क्या हाल किया हुआ है उन्होंने, या जिस तरीके से सीरिया में आप देख रहे हैं किस तरीके से लोगों का हाल है, लेकिन उसमें यूएनओ कुछ बहुत ज़्यादा जो है अपना रोल नहीं निभा पा रहा है। तो मैं वही बोल रहा था कि यूएनओ की ताकत तो उसके मेंबर्स हैं। अब उसके मेंबर्स ही अगर उसको जो है उस तरीके से उसको पूरा सपोर्ट नहीं करेंगे तो यूएनओ क्या कर लेगा। देखें, मैं एक बात आपकी बात से सहमत हूँ, और मैं ये ऐड करूँगा कि मैं समझता हूँ कि किसी मुल्क के पास वीटो होना itself is a न्यू कॉलोनियल थिंकिंग, न्यू कॉलोनियल ईरा। देखिए, अगर मेरे पास वीटो है तो यकीनन 8 से 10 मुल्क ऐसे हो सकते हैं जो सिर्फ मेरे वीटो पावर की वजह से मेरे पीछे चलें, मेरी बात माने, बिल्कुल, और मैं जो कुछ कहूँ मैं अपनी टर्म्स एंड कंडीशन उस पर डिक्टेट कर सकूं। आपको चाइना से शिकायत है या नहीं कि पाकिस्तान वीटो की वजह से उसके साथ है? देखिए ना, मसूद अजहर के नाम पे हम बात कर तो रहे हैं
कि जिस टेररिस्ट ग्रुप को आपने टेररिस्ट ग्रुप माना है उसके ही सरगना को आप आतंकवादी नहीं मानने दे रहे, क्योंकि आप वीटो पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ना इस टॉपिक पे भी। उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट बोली, बहुत ही बड़ी बात कही। उन्होंने कहा पाकिस्तान चीन के साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि चीन के वीटो पावर जो है उसको पाकिस्तान एक्सप्लॉइट कर रहा है एंड चाइना पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो दोनों के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है मान लेते हैं। मतलब वही है, वही वाली बात हो गई। हर कंट्री जो है अपने जो मुल्क के मफादात हैं उनको देखते हुए वो अपने कॉम्बिनेशन बनाता है, ये लोगों के साथ चलता है या जो भी बोल लीजिए। नुसरत अमीन, ये मानेंगे ना आपके एक टेररिस्ट ग्रुप, मतलब जिसे आप टेररिस्ट ग्रुप मान रहे हैं, उसके सरगना को, मसूद अजहर की मैं बात कर रही हूँ, आप टेररिस्ट नहीं मानेंगे क्योंकि चाइना के पास वीटो पावर है और उसी का वो इस्तेमाल करके कहता है कि नहीं ये टेररिस्ट नहीं है। देखिए, चाइना का एग्जैक्टली मसूद अजहर से मुताल्लिक या वो जो दूसरे साहब हैं हाफिज सईद, मुझे हाफिज सईद, मुझे तो इंडियन टीवी से इनके नाम पता चलते हैं, इन्हीं इंडियन मीडिया से मुझे ये नाम याद रहते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया पे तो इसका जिक्र नहीं होता। हाँ, जिक्र नहीं किया जा सकता, हम समझ सकते हैं जी। जा सकता नहीं, मैं पाकिस्तानी मीडिया मैन हूँ, मैं आराम से जिक्र कर रहा हूँ आपके चैनल पे बैठा हुआ, लेकिन होता नहीं है, वो प्रायोरिटी में है नहीं, किसी भी नीचे के किसी नंबर पे भी नहीं है। देखिए, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि यकीनन जब वीटो पावर होती है, वो चाहे वो पाकिस्तान और चीन जैसे ममालिक को एक दूसरे के करीब लाने जहाज बने, वीटो पावर मैं समझता हूँ कि 21st सेंचुरी में हो सकता है स्ट्रेटेजिक कुछ अनजस्ट किस्म की कुछ ऐसी हो सकती थी डिमांड्स, कुछ सिचुएशनल डिमांड्स हो सकती थी कोल्ड वॉर के दौरान या उससे पहले या सोवियत रेवोल्यूशन से पहले जो लीग ऑफ नेशंस का सिलसिला हुआ और फिर 1945 में वो डिसॉल्व होकर दूसरी यूनाइटेड नेशंस बनी है। लेकिन 21st सेंचुरी जो है वो सेंचुरी है ट्रांसपेरेंसी की, 21st सेंचुरी जो है वो ग्लोबल पीस की सेंचुरी है, 21st सेंचुरी जो है वो इंटेग्रेटेड टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप की सेंचुरी है। इसमें मैं समझता हूँ कि चंद मुल्कों को एक कुछ एडवांटेजेस देना ताकि वो न्यू कॉलोनियलिज्म को अपने वीटो के जरिए प्रमोट करें, और कुछ मुल्कों का ये हाल के उनकी सुनवाई भी ना हो। मिसाल के तौर पे एशिया पैसिफिक में ऐसे बहुत से छोटे ममालिक हैं, अफ्रीका में और इवन अटलांटिक और पैसिफिक में ऐसे बहुत सारे छोटी छोटी नेशंस हैं जिनके बड़े बड़े गंभीर मसाइल हैं और उनको सुनने वाला कोई नहीं है। उनका पड़ोसी उनसे कम से कम 2-2 हजार किलोमीटर दूर है, उनका आइलैंड नेशंस जो है उनके। तो फिर इस तरीके ये मसाइल कौन सुनेगा? हमारे पास, आपके पास तो मीडिया है, हम एक दूसरे से कैथारसिस कर लेते हैं, हमारी गुफ्तगू हम एक दूसरे से एग्री करें या ना करें, लेकिन हमारी गुफ्तगू एक फीड जरूर है दोनों गवर्नमेंट्स के लिए, एक रीजनल स्टेबिलिटी के लिए। हो सकता है हमारी ये अजीब और गरीब किस्म की डिबेट्स कभी काम आ जाएं, लेकिन उन ममालिक का सोचे जिनके नाम भी हम प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते, उनके नाम की स्पेलिंग भी हमें नहीं आती। तो यहाँ यूनाइटेड नेशंस का एक बहुत बड़ा रोल है जो इस वीटो की वजह बिल्कुल अंडरमाइन हुआ। नुसरत साहब, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जो आपने बोला बिल्कुल सही बोला कि इस 21st सेंचुरी में सिर्फ 5 ममालिक जो है पूरी दुनिया को नचा रहे हैं, जो सिक्योरिटी काउंसिल, परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के वो मेंबर हैं। तो उसमें जो ये बातचीत चल रही है कि साहब सिक्योरिटी काउंसिल को बढ़ाया जाए, उसका व्हाट आई शुड से एक्सपेंड किया जाए, विस्तार किया जाए, तो क्या आप इसके फेवर में हैं? और अगर ऐसा होता है, इंडिया अगर अपना पेश करता है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो अगर इंडिया अपनी दावेदारी करता है तो आप लोगों का उस पर क्या रवैया होगा? नहीं, नुसरत अमीन जी मैं क्वेश्चन है, एक नुसरत अमीन से अगर आप पूछेंगे तो नुसरत अमीन हाँ कहेंगे, अगर पाकिस्तान से आप पूछेंगे तो वो सोचना पड़ेगा कि वहाँ किससे आप नुसरत अमीन साहब ने जो बात की उसको ही मैंने बोला कि वो मान रहे हैं कि 5 मुल्क जो है पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपेंशन होना चाहिए। तो उसके हिसाब से हमारे यहाँ मजाक होता है कभी कभी, होता है ना कि भाई इस्लाम में ये जायज है और इस्लाम में ये जायज नहीं है, और इस्लाम में डोंट्स बहुत हैं, इस तरह की बातें की जा सकती हैं। तो एक लतीफ़ा अक्सर कहा जाता है कि जी हर जगह पूरी दुनिया में इस्लामी निज़ाम कायम हो जाना चाहिए, मुझे छोड़ के। तो ये पावर जो है, देखिए पावर चाहे वो वीटो हो, चाहे
ट्राइबल पावर हो, चाहे वो फेडरल पावर हो, देखें ये जितना डिसइंटीग्रेट होगा, जितना डिवाइड होगा, उतना बेहतर होगा। आज 5 ममालिक के पास है, जी। अगर मान लीजिए कल 10 के पास होगा तो ये दुनिया के लिए बेहतर होगा। अगर ये 20 ममालिक के पास होगा तो बेहतर होगा, मुझे छोड़ के। नहीं तो हाँ, क्या अगर पाकिस्तान को मिल जाए तो ठीक है। ये एक कहानी की तरह से मैं कह रहा हूँ, ठीक है। हाँ। हर एक ये चाहता है कि सोल पार मेरे पास हो सारी दुनिया की, ठीक है। कहते हैं ना कि बस इतना सा क्या है, ख्वाहिश है, और बस और कुछ नहीं, सारी दुनिया की ताकत मुझे मिल जाए, बस सारी इतनी दुनिया छोटी सी की ख्वाहिश पावर है। मुझे मिल जाए, और मुझे क्या चाहिए, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो वो तो अगर इंस्टिंक्ट्स पे आप जाएंगे, अगर जिबल्लत पे आप जाएंगे, जी। तब तो ये कि सब कुछ मेरा है। लेकिन अगर आप ह्यूमैन लेवल पे सोचेंगे, जब आप ह्यूमैनिटी के बारे में सोचेंगे, जो यूनाइटेड नेशंस का बुनियादी मकसद है, तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि वीटो पावर हो, चाहे फ्यूडल पावर हो, चाहे ट्राइबल पावर हो, उसका डिवाइड होना जो है वो बहुत जरूरी डेमोक्रेसी और ट्रांसपेरेंसी के लिए बड़ा बहुत जरूरी है। जरूरी है। पीके सहगल जी, अब सवाल ये कि इसके लिए इस दिशा में किया क्या जा सकता है, और सब कैसे कैसे छोटे छोटे लेवल पे इनिशिएटिव ले सकते हैं? देखो, हमको यूएन जनरल असेंबली में अगर बहुत बड़े पैमाने पर यूएन जनरल असेंबली फोर्स करे सिक्योरिटी काउंसिल को, आई थिंक 60% या 70% या 80% वोट चाहिए, मेरे को एग्जैक्ट नहीं, जिससे यूएन जनरल असेंबली जो है सिक्योरिटी काउंसिल को ओवर रूल कर सकती है इस इशू में, जी। एंड दे कैन फोर्स दी सिक्योरिटी काउंसिल टू गो इन फॉर रिफॉर्मेशन। बट मैं उनसे सहमत हूँ कि 21वीं सेंचुरी में ट्रांसपेरेंसी को लाने के लिए ये वीटो पावर के हटा जाने के बजाय मेजॉरिटी डिसीजन होनी चाहिए, ताकि कोई भी एक देश जो है छूटे ना पीछे, उसकी भी नो अहमियत अपने फायदे के लिए बाकी सबको इस्तेमाल पनिश ना करे। कर सके, हाँ। या बाकी सबको फोर्स ना कर सके टू टेक एन एक्शन। जैसे एनएससी का मामला है, 48 देश में से 45 या 46 नेशन चाहते हैं कि तैयार हिंदुस्तान हैं, हाँ। मेंबर बन जाए, लेकिन एक नेशन कहता है नहीं मेंबर बनेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि कहते हैं कि उसमें पास वीटो कंसेंसस पावर होना है। चाहिए। हाँ। कंसेंसस में अगर एक भी नेशन उसको अपोज करता है तो माना नहीं जाए। तो माना नहीं जाएगा। और अपनी मिलिट्री पावर, अपनी इकोनॉमिक पावर के माध्यम से वो 2, 3, 4, 5 नेशन को हमेशा और साथ ले इन्फ्लुएंस लेता कर लेता है और अपने साथ रखता है। है। लेकिन बड़ा लाजमी है कि पूरे स्ट्रक्चर्स जो हैं यूएन के, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल है, चाहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, चाहे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, चाहे वर्ल्ड बैंक है, सारे के सारे जो हैं मिसयूज हो रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पर। और अगर उनको इंसान के लिए, इंसानियत के लिए और दुनिया के फायदे के लिए इस्तेमाल करना है, तो यूएन का रिफॉर्म्स लाजमी है। बहुत जरूरी उसको है। कैसे करना है, ये देखना किस प्रकार से करना है, ये ये मैं बहुत छोटे से कमेंट लूंगी अभी आपका भी महमूद आलम, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है। ये बात तो गलत है ना कि 45 देशों के समूह में 40 देश कुछ कह रहे हैं और सिर्फ 5 देश, 5 भी मत कहिए, सिर्फ 1 या 2 देश मना कर रहे हैं क्योंकि वीटो पावर उनके पास है और वो बात नहीं मानी जाएगी। ये तो सच में जायज़ नहीं लगती बात। नहीं, जायज़ तो नहीं लगती, लेकिन ये आपके सामने है। इसीलिए सच में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। बिल्कुल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नुसरत अमीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। उम्मीद हम ये करते हैं कि जिस तरह के इनिशिएटिव की बात कही जा रही है यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म्स के लिए, उसके बदलाव के लिए, वीटो पावर को या तो ज़्यादा देशों में बांटने के लिए या फिर सब सामूहिक सोच के साथ सामूहिक हित के लिए फैसला लें। ट्रांसपेरेंसी 21वीं सदी में बनी रहे, जो ज़रूरी है वो किया जाए। उम्मीद हम ये करते हैं कि इसकी तरफ भी ध्यान जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शो को देखने के लिए। जय हिंद। आपने